हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिया एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। तो हमने हमारे पिछली वीडियो में, जो कि आज ही आया है, उस वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने हमारे 14 मार्क्स का सारा व्याकरण देखा था, जिसको मैंने डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, जिससे हमारा व्याकरण का एक भी मार्क्स इधर उधर ना जा पाए। ओके, सो इस वाले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं उपयोजित लेखन, जो कि हमारा आने वाला है 26 मार्क्स का। 26 मार्क्स की चीज आपको छोड़नी है क्या? बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि ज्यादातर एग्जाम में बार बार आ चुके हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। अगर उनमें से कुछ आ गया तो वो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ओके, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से उपयोजित लेखन है जो कि हमारे एग्जाम में आने वाला है। ओके, सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन जो कि हम हमारे 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से सीख चुके हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, औपचारिक एंड अनौपचारिक पत्र लेखन। ठीक है, सो औपचारिक में हम क्या करते हैं? फॉर्मल लिखते हैं, एंड अनौपचारिक में हम क्या लिखते हैं? इनफॉर्मल लिखते हैं। मीन्स कि अगर हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स, इनके लिए अगर हमें पत्र लेखन आया तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है इनफॉर्मल लेटर। तो उसमें हमें क्या करना रहता है? उसमें हमें सबसे पहले हेडिंग, सबसे पहले हमें डेट डालना रहता है, एंड उसके नीचे क्या डालना रहता है? से प्रिय। प्रिय जैसे कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, या अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे हो, अपने माता पिता को लिख रहे हो, तो आपको आपका प्रिय इस तरह से लिख के आपको नीचे से, नीचे के ही लाइन से आपको क्या कर देना है? स्टार्ट कर देना है आपकी लेटर राइटिंग। और अनौपचारिक लेटर राइटिंग जो होता है वो आपको बहुत ज्यादा लेंदी लिखना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। उसको एटलीस्ट आप 2 से 3 पैराग्राफ में कंप्लीट कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट पैराग्राफ में आप जो भी आपके टॉपिक हो उससे रिलेटेड उस चीज के बारे में आपको पहले बताना है। देन उसके नीचे आपको पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन करके डीपली बताना है, एंड देन आपको क्या करना है? खत्म कर देना है। इसमें आप 3 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, 4 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमें जितना ज्यादा हमने जितना बड़ा किया, जितना बड़ा लिखा हमने, उतना ज्यादा अच्छा होता है। बट जो फॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर में क्या होता है? मीन्स की औपचारिक पत्र जो होता है उसको हमें शॉर्ट में लिखना होता है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि आपको, जिनको आप लिख रहे हैं उनका एड्रेस, एंड जो आप फिर लास्ट में आपको क्या करना रहता है? अपना एड्रेस लिखना रहता है। बीच में आपको क्या करना रहता है? छोटे छोटे पैराग्राफ्स, 2 पैराग्राफ में आपको कंप्लीट करना रहता है। ठीक है, तो आपको जितना ज्यादा हो सके कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी, मीन्स की राइटिंग अच्छी होना मतलब कि राइटिंग स्पीड भी अच्छी होना, एंड राइटिंग में मिस्टेक ना होना। अगर इस ऐसा है आपका हैंड राइटिंग, मीन्स कि आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, तो आप इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। और अगर आपको लिखने वगैरह में, हिंदी लिखने में आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें कम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो लेटर्स के कुछ बहुत एवरग्रीन टॉपिक्स जो बहुत बार आ चुके हैं, ऐसे टॉपिक्स क्या होते हैं कि ऐसे टॉपिक जैसे कि इनफॉर्मल के लिए आपको क्या आ सकता है? इनफॉर्मल के लिए ज्यादातर आता है कि हमें छुट्टी, हमें अपने पेरेंट्स को किसी चीज के लिए मिलने बुलाना है, उनको हमसे मिलने बुलाना है, या तो हमारे किसी मित्र को उसको क्लास में टॉप करने की, प्रथम आने की बधाई देनी हो, या तो किसी फ्रेंड को बर्थडे विश करना हो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो कि मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के रखा है। जन्मदिन की बधाई देने के लिए हो सकता है, क्लास में प्रथम आने के लिए हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप ये सब चीजें आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं।
उसके बाद फॉर्मल लेटर में क्या आ सकता है, फॉर्मल लेटर में आपको आ सकता है कि आपको छुट्टी चाहिए, आपको 1 मंथ की छुट्टी चाहिए क्योंकि आपके घर पे आपकी भाई या बहन की शादी है, तो इसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अपने जो प्रधानाचार्य मीन्स कि आपके जो प्रिंसिपल सर है उनको आप लेटर लिख सकते हैं। तो उनको लेटर लिखने के लिए आपको क्या करना रहेगा, फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। तो ये इस टॉपिक पे भी ज़्यादातर आ सकता है कि फॉर्मल लेटर छुट्टियों के लिए आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या आ सकता है कि वृक्षारोपण है, उसके लिए आपको लोगों को इकट्ठा करना है, किसी से परमिशन लेनी है, इस चीज़ पे भी आपको आ सकता है। या तो आप किसी पुलिस ऑफिसर को किसी चीज़ में आमंत्रित कर रहे हैं, उसके लिए भी आप उनको लिख सकते हैं लेटर। उसके बाद आपका जो आसपास का जो जगह है, आपके एरिया में कुछ लाइट की प्रॉब्लम हो या तो फिर आपको कुछ पानी की प्रॉब्लम हो, तो ग्राम पंचायत को लेटर, तो ऐसे लेटर ज़्यादातर आते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पत्र लेखन। ओवरऑल पत्र लेखन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा, चलो नेक्स्ट है हमारा प्रश्न बनाओ। प्रश्न बनाओ सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा बेस्ट, जिसमें हम मार्क्स अपना 4 मार्क्स पूरी तरह से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना रहता है कि इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लगभग इतना होगा कि मतलब मीन्स हाफ पेज के इतना आपको एक लेसन के जैसा दिया रहेगा, पाठ दिया रहेगा, पैराग्राफ, और उसमें से आपको 1 सेंटेंस में आंसर मिल जाए ऐसे क्वेश्चंस बनाने रहेंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन बनाने रहेंगे, उसके नीचे आपको कुछ आंसर नहीं लिखना है। ओनली 4 क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए बोलेंगे 4 मार्क्स के लिए, बट आप क्या करेंगे 5 क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर बाई चांस एक रॉन्ग हो गया तो आपको शायद से 1 मार्क्स टीचर, अगर एग्जामिनर आपका अच्छा रहा तो आपको आराम से मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे कि आप 5 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको बनाने रहेंगे 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 5 बनाइए, या उससे ज़्यादा भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम बना सकते हैं तो 1 सेंटेंस के आप जितने हो सके आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। बट हमेशा ध्यान में रखना है आपको वो क्वेश्चन बनाते टाइम कि आपको पहले वो पूरा ओवरऑल जो पैराग्राफ है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, और वो क्वेश्चन एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हम कुछ भी रैंडमली सेम ही क्वेश्चंस बनाए जा रहे, नो, बिल्कुल भी नहीं, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो आपको प्रॉपर अच्छी तरह से क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर सिर्फ 1 सेंटेंस में ही दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक पैराग्राफ आ गया कि रामू नाम का एक इंसान था, वो चूड़ी बेचने का काम करता था, इस तरह का अगर आपको एक पैराग्राफ आ गया तो आप क्या बना सकते हैं, इस पाठ में किस नाम का व्यक्ति था, इस पाठ में किस नाम का व्यक्ति था, इस पाठ में रामू नाम का व्यक्ति था। रामू कौन सा काम करता था, रामू कौन सा काम करता था, रामू चूड़ी बेचने का काम करता था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनाने हैं जिसका 1 सेंटेंस में आंसर हमें मिल पाए, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको आपको प्रॉमिस करना है कि इसमें आपका एक भी मार्क्स नहीं जा पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ओके, तो चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम हमारे वृत्तांत लेखन पे। वृत्तांत लेखन थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि इसमें हमें कुछ डेट्स याद, टफ नहीं, बहुत मतलब नॉर्मल होता है, बस आपको इसको अच्छी तरह से लिखना पड़ता है। तो इसको किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम भी जाएगा और लास्ट मोमेंट पे इतना ज़्यादा टाइम हम किसी दूसरे चीज़ में वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको बस बोल के बता देती हूँ, इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा और आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे, ठीक है। तो आपको वृत्तांत लेखन में स्थल मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है, स्थल मेंशन करना जरूरी है, टाइम मेंशन करना जरूरी है, डेट मेंशन करना जरूरी है। वृत्तांत लेखन हमेशा एक दिन पीछे होता है, ठीक है, एक दिन पीछे की पहले की हम बात बताते हैं कि अगर कोई समारोह हुआ
तो उसमें क्या हुआ, किस तरह से हुआ, वहां के चीफ गेस्ट कौन थे, उसको हमने किस तरह से सेलिब्रेट किया, उसके बारे में हमें वृत्तांत लेखन आता है। तो चलो मैं आप लोगों को वृत्तांत लेखन के कुछ अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, जो कि है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान के ऊपर भी आपको वृत्तांत लेखन आ सकता है। तो उसमें आप क्या क्या मेंशन कर सकते हैं कि उस अभियान में, उस समारोह में कौन आपके चीफ गेस्ट थे, उनका नाम, आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, वो कौन सी जगह पे हुआ वो मेंशन कर सकते हैं, उसका डेट क्या था वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको मेंशन करनी है वहां पे। तो हो गया हमारा स्वच्छता अभियान के ऊपर। उसके बाद कोई भी समारोह के ऊपर, बहुत सारी अलग अलग समारोह के ऊपर आ सकती है वो। एक होता है बाल दिवस के ऊपर भी, ज्यादातर बाल दिवस के ऊपर, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये सब के ऊपर ज्यादातर वृत्तांत लेखन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ओवरऑल कोई समारोह में क्या क्या होता है उसके बारे में हमें डीपली एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मींस कि ये टॉपिक ऐसा कुछ है नहीं कि कंपलसरी कि यही आएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि यही आएगा, इसमें से आ सकता है, इसमें से बार बार आते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बोला है। आप पढ़ के अच्छी तरह से जाना, ठीक है। तो चलो उसके बाद बढ़ते हैं हम हमारे कहानी लेखन पे। तो बता दो आपको कि इसमें और इसमें क्या रहता है, ऑप्शन रहता है, ठीक है। वृत्तांत लेखन लिखो या तो कहानी लेखन लिखो। अगर आपको स्टोरी मेकिंग अच्छा लगता होगा, अगर आप कोई 2-4 वर्ड्स आपको गिवन में रहेंगे, आपको 5-6 वर्ड्स, कुछ 10-15 वर्ड्स आपको अगर दिए रहेंगे और आपको स्टोरी बनाने के लिए बोला रहेगा, तो आपको अगर अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा और आपको आता रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, कहानी लेखन लिख सकते हैं। दोनों 5-5 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो दोनों में से कोई एक आपको लिखना रहेगा। तो मेरी तरफ से वृत्तांत लेखन मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि वृत्तांत लेखन आप 1.5 पेज में कंप्लीट कर सकते हैं। बट कहानी जो होता है वो आपको कम से कम 2-3 पेजेस का आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तो ही आप लोगों को अच्छी तरह से 4.5 इस तरह के मार्क्स आपको मिल पाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी अच्छी तरह से अगर कहानी लिखना आता होगा तो वो लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो जो आप लोगों को दोनों में से इजी लगे वो आप लिख लीजिए। और हाँ, वृत्तांत लेखन के लिए इंपॉर्टेंट चीज कि आपको बाल दिवस, महिला दिवस, ऐसे जो डेट्स होते हैं ना, इन ये सारी चीजों के डेट्स आपको अच्छी तरह से लर्न करके जाना पड़ेगा, ठीक है। महिला दिवस का कौन सा डेट होता है, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, ये सब के डेट आपको प्रॉपर लर्न होना चाहिए, ठीक है। एंड स्टोरी मेकिंग तो आपको बस स्टोरी बनाना है, किसी भी तरह से आप स्टोरी बना सकते हैं, वर्ड्स को जोड़ जोड़ के। बस जितने भी आपको वर्ड्स दिए हैं वो स्टोरी में आने जरूर चाहिए, ठीक है। चलो तो उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारा विज्ञापन। विज्ञापन कौन कौन से आ सकते हैं, विज्ञापन मीन्स कि एडवर्टाइजमेंट आपको पैम्पलेट जैसे बनाना रह सकता है। आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे कि कोई कंप्यूटर क्लास का एडवर्टाइजमेंट करते, पैम्पलेट्स बांटते हैं कि नहीं, रोड पे आप लोग चलते रहेंगे तो बार बार आप लोगों को पैम्पलेट्स मिलते रहेंगे, कोई भी देता है। तो वो सब क्या है, उसमें एडवर्टाइज करते हैं, वो अपने कंप्यूटर क्लास का एडवर्टाइज करते हैं। या तो फिर कहीं रक्तदान का समारोह चालू होता है, आयोजित किया जाता है, तो उसमें आप लोगों को भाग लेने के लिए, उसमें अपना रक्त दान करने के लिए आप लोगों को आ सकता है, उस तरह का एडवर्टाइजमेंट बनाने आ सकता है। तो उसमें आप कुछ अच्छा टॉपिक जैसे कि रक्त देना चाहिए, इससे रिलेटेड आप बहुत अच्छी बातें उसमें बता सकते हैं। आप उसमें कुछ छोटे से ड्रॉ कर सकते हैं। इससे जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा और जितना ज़्यादा और हाँ, सबसे मेन बात, आप अगर कुछ उसमें कुछ अच्छा ऐड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल भी भूलना मत, ठीक है। जैसे आप वृत्तांत में भी ऐसा कर सकते हैं, पत्र लेखन में भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ अच्छा वर्ड लिखा है, कुछ अच्छी
बातें लिखी है या शायरी लिखा है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो विज्ञापन में आप ऐसे कीजिए, ओके। और अगर कुछ ड्रॉ करने के वाली चीजें आ गई तो उसमें हल्का हल्का सा ना आप छोटे छोटे से जैसे आपको आए वैसा आप ड्रॉ करिए, ठीक है। और ज्यादातर ये करना कि पेंसिल का यूज कम करना, ठीक है, पेन का ज्यादा यूज करना, बिकॉज कि हमारा पेपर हमारे एक जिस जगह पे हमने पेपर लिखा है वहीं पे पेपर चेक नहीं होता है, वो दूर दूर जाता है। और अगर बाई चांस कि कुछ हुआ, पानी गिर गया तो क्या हो जाएगा, पानी गिर गया या तो कुछ हो गया तो पेंसिल जल्दी गायब हो सकता है, पेंसिल का लिखा हुआ वो मिट सकता है, बट पेन का जो रहेगा ना वो अच्छी तरह से रहेगा। तो इसके लिए पेन का यूज करना, ठीक है। तो चलो मैं विज्ञापन के आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, जैसे कि अंधविश्वास जो होता है, जागरूकता के ऊपर आ सकता है कि जागो जागो भारत जागो, अंधविश्वास से हटो, ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं टॉपिक्स आपको आ सकते हैं, जिसमें से आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स दिए रहेंगे और उन 2-3 पॉइंट्स का यूज करके आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना रहेगा, ओके। तो ऐसे और भी कुछ आ सकते हैं, छुटकारा, कैसे अंधविश्वास से छुटकारा आ सकता है, क्या है, धुलाई का साबुन पे भी आ सकता है, कुछ फेनाइल वगैरह होता है उसका एडवर्टाइज आ सकता है, साबुन का एडवर्टाइज आ सकता है, रक्तदान का एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, या तो फिर पानी कम यूज करो, इस पे भी आ सकता है ऐसे कुछ। और पुस्तकों का जो सब वो होता है कि पुस्तकें जहाँ पे ग्रंथालय होती है ना वहाँ पे जो सेल लगता है उस पे भी आ सकता है। तो ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादातर आया करता है क्या, विज्ञापन, ठीक है। तो चलो ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे निबंध पे। तो निबंध क्या है, हमने बचपन से लिखा हुआ है निबंध, और बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि निबंध हम किस तरह से लिखते हैं। बट आप अभी 10th स्टैंडर्ड में है, तो निबंध आपको किस तरह से लिखना चाहिए वो मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपका जो निबंध का टॉपिक रहेगा वो आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर अच्छी तरह से बड़ा सा हाईलाइट करके लिख देंगे, ओके। और उसके बाद उस चीज के बारे में, जो भी निबंध का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाएंगे, जिसमें कम से कम आप 3 से 4 लाइन में वो पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। देन उस चीज को पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे आप 7 से 8 लाइन में, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन उसका क्या करेंगे, एक और बड़ा सा पैराग्राफ बनाएंगे, जिसमें अगर वो किसी त्योहार के बारे में है, लाइक दीपावली में क्या हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है, तो हम किस तरह से देख सकते हैं दीपावली के बारे में। सबसे पहले हम दीपावली क्यों मनाते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं, उसको हम शॉर्ट पैराग्राफ में एक बार बता देंगे। दीपावली किस तरह से क्यों मनाते हैं वो सबसे पहले कि राम जी आए थे तो सभी लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए सभी ने अपने अपने घरों में दिया जलाया, इसके वजह से क्या करते हैं, उस दिन को हम हमेशा दीपावली के रूप में मनाते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, एक शॉर्ट पैराग्राफ में लिख देंगे। इससे जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेंगे उनको क्या समझ में आएगा कि बच्चा स्मार्ट है, उसको पता है कि इस चीज का महत्व क्या है, ठीक है। और नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, दीपावली में हम पटाखे जलाते हैं, दीपावली में हम मिठाई खाते हैं और मजे मजे से टाइम पास करते हैं। तो बट ऐसा नहीं लिखना है, आपको अच्छी तरह से बना के लिखना है। तो दीपावली क्यों होता है वो लिख दिया, उसके बाद हम दीपावली किस तरह से मनाते हैं वो लिखेंगे कि हम दीपावली के दिन पूजा करते हैं, रंगोली बनाते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, उनको विश करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा सा अच्छी तरह से बड़ा सा लेंदी बना के उसको पूरा डीपली बताना है आपको। उसके नीचे एक और पैराग्राफ आपको लिखना है जिसमें दीपावली से होने वाला प्रदूषण उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उससे क्या क्या प्रदूषण होता है, हम जो भी पटाखे जलाते हैं उससे क्या क्या प्रदूषण फैल जाता है उसके बारे में लिखना है। एंड देन उसके नीचे आप जो फोर्थ पैराग्राफ लिखेंगे उसमें आपको उस चीज से बचने के उपाय, हमें दीपावली कितनी शांति से मनाना चाहिए उसके बारे में लिख देना है, ठीक है। तो निबंध किस तरह से लिखना है आपको मैंने बता दिया। अब निबंध के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ आप लोगों को, जैसे कि क्या है,
हमारा प्रिय त्योहार, त्योहारों के बारे में लिख सकते हैं, या तो दीपावली त्योहार के बारे में आ सकता है, या तो हमारे प्रिय त्योहार के बारे में आ सकता है, या तो मेरी भाषा के ऊपर आ सकता है। उसके बाद कोई आत्मकथा आ सकता है, जैसे नदी की आत्मकथा, पुस्तक की आत्मकथा, इस तरह से भी आ सकता है। एक छाते की आत्मकथा, एक पानी की आत्मकथा, ऐसे आपको आत्मकथा भी आ सकता है निबंध में। मीन्स की उसके अंदर की भावना, वो जो अगर आपको आया कि पुस्तक की आत्मकथा लिखो, तो पुस्तक किस तरह से सोचता है उसके बारे में आपको लिखना है। ये नहीं लिखना है कि हाँ पुस्तक के साथ ऐसा ऐसा होता है, पुस्तक ना, हम पुस्तक के बिना रह नहीं सकते, पुस्तक ये वगैरह वगैरह, वो हमें हमारी बात नहीं लिखनी है। आत्मकथा का मतलब होता है कि उस जो भी चीज है उसकी आत्मा की कथा, उसकी आत्मा की कथा। मीन्स कि अगर मुझे बोला कि प्रिया की आत्मा की कथा लिखो, प्रिया की आत्मकथा लिखो, तो मैं मेरे अंदर की आत्मकथा लिखूंगी, कि मैं मेरे बारे में लिखूंगी कि मेरी क्या भावनाएं है। हाँ, तो आपको क्या करना है, पुस्तक किस तरह से सोच सकता है वो लिखना है आपको, ना कि अपनी भावनाएं लिखनी है। ठीक है, तो चलो, प्रदूषण के ऊपर आ सकता है, बेटी बचाओ के ऊपर आ सकता है आपको निबंध। अगर बेटी बचाओ के ऊपर आए तो आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको, किस तरह से कि बेटियां कैसी होती है, उसको आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि बिन बेटी कुछ नहीं हो सकता, बिन बेटी जनसंख्या बढ़ सकती है क्या, बिन बेटी के हम रह सकते हैं क्या, क्या आप अपनी मम्मी के बिना रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि बिना लड़की के जीवन अधूरा हो सकता है, हमारा जो नेचर है वो इनकम्प्लीट हो सकता है लड़कियों के बिना। ठीक है, उसके बाद पेड़ की आत्मकथा आ सकता है, यदि मैं पेड़ होता, ऐसा आ सकता है आप लोगों को। तो ये सब आप प्रिपेयर करके जाना। जैसे कि टेलीफोन की आत्मकथा, टेलीफोन की आत्मकथा भी आ सकती है। मीन्स कि हम जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, उस हम दिन भर उसको यूज करते हैं, तो उसके अंदर की क्या भावनाएं हैं उसको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद नारी शिक्षा, उसके बाद शिक्षक की आत्मकथा, या तो यदि मैं शिक्षक होता तो क्या हो सकता था, इस तरह का आ सकता है। यदि मैं नेता होता तो किस तरह क्या हो सकता था, मैं क्या क्या करता, इसके ऊपर भी आ सकता है। तो मैं जो जो टॉपिक बोल रही हूँ वो बस आप सुन के अनसुना मत करना बिल्कुल भी। जो जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ उसको आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या आ सकता है, स्वच्छता अभियान पे आ सकता है, भारत स्वच्छ भारत अभियान पे आ सकता है। तो ये सब चीजों पे क्या हो सकता है, आपको निबंध आ सकता है। ठीक है, तो चलो हमारा निबंध का भी टॉपिक खत्म हो गया। तो ये क्या है, हमारे 26 मार्क्स के क्वेश्चंस है। मीन्स की राइटिंग स्किल है जिसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि आपको ओवरऑल पेपर किस तरह से आएगा और आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा ओवरऑल पेपर किस तरह से आता है। आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का पेपर आपने शायद से देखा होगा कि कहाँ किस तरह से आता होगा। ठीक है, पर मैं आप लोगों को एक बार अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा विभाग 1। विभाग 1 में क्या है, गद्य। गद्य का मतलब क्या होता है कि सीन पैसेजेस। ठीक है, सीन पैसेजेस आपको आएंगे जिसमें आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए रहेंगे, हाफ एंड मोर देन हाफ पेज के पैराग्राफ दिए रहेंगे। और उन पैराग्राफ में से आपको क्या करना रहेगा, 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। तो आपको क्या करना है, उस पैराग्राफ में से अच्छी तरह से आंसर आपको ढूंढ के लिखना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको पैराग्राफ डायरेक्टली ऐसे नहीं कि हाँ चलो ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ इसका ढूंढते बैठूंगा, नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पैराग्राफ आपको दिया रहेगा उसको पूरा रीड करना है, ध्यान से रीड करना है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से रीड करके हमने छोड़ दिया। आपको पूरा अच्छी तरह से ध्यान से रीड करना है। ध्यान से आप एक बार रीड कर लोगे तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा, और माइंड में अगर एक बार में सेट हो गया तो आपको जितने भी क्वेश्चंस नीचे दिए हुए रहेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस के आप आंसर्स लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलो, तो उसमें आपको क्या करना है, आंसर्स लिखना है। उसके बाद उसमें कुछ 2 मार्क्स के लिए
आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको खुद का ओन लैंग्वेज में आपको लिखना है कि आपकी क्या राय है उस टॉपिक पे, ठीक है। तो जैसे कि आपको जो पैराग्राफ दिया रहेगा, जो चैप्टर का पैराग्राफ दिया रहेगा, तो आपको उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा रहेगा कि इसमें हमें क्या बताया गया है। तो आपको क्या करना रहेगा, वो अगर आपने एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा तो आप उसका आंसर भी अच्छी तरह से लिख पाएंगे, ठीक है। तो 2-2 मार्क्स के आंसर बिल्कुल भी छोड़ना मत। कोई भी आंसर को, कोई अगर शॉर्ट आंसर रहेगा, छोटा आंसर रहेगा, तो उसको स्किप करके आप आगे मत जाना, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे विभाग 2 पे। तो विभाग 2 में आपको क्या दिया हुआ है, विभाग 2 में आपको पद्य दिया हुआ है। पद्य का मतलब क्या होता है कि आपको क्या होगा कि आपको 2 पोएम्स दिए रहेंगे, ठीक है। पोएम्स दिए हुए रहेंगे, आपको गद्य में 3 पैराग्राफ्स आएंगे, अ ब ई सॉरी आ ई आपको 3 पैराग्राफ्स आएंगे और उसमें से आंसर्स ढूंढने रहेंगे। वैसे ही आपको पद्य में क्या रहेगा आपका कि पद्य में आपको आ ऐसे 2 पोएम्स दिए रहेंगे। इसमें जैसे उसमें चैप्टर होता है, इसमें पोएम होता है। तो पोएम आपको किस तरह से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। आपको पोएम आपको अगर अच्छी तरह से बुक के आपके सारे पोएम्स आते रहेंगे तो वो आपको लर्न होगा, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पोएम में से आंसर ढूंढना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसमें टाइम लगता है हमें सोचने और बनाने में। तो अगर आप लोगों ने पोएम्स प्रिपेयर किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उसमें क्या करना रहेगा आपको कि पोएम दिया रहेगा और उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। ये आपको आने वाला है 12 मार्क्स के लिए। तो आपको 6 मार्क्स के लिए 2 पोएम्स आएंगे। तो उन 2 पोएम्स में से आपको क्या करना रहेगा, आंसर बनाना रहेगा। जो भी आपके क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसके बेसिस पे आपको आंसर्स लिखने रहेंगे। और उन आंसर्स में आपको 2 मार्क्स के लिए, दोनों में 2-2 मार्क्स के लिए या 3-3 मार्क्स के लिए आपको एक बड़ा लॉन्ग आंसर आएगा, जिसमें आपको क्या करना रहेगा कि आपकी ओन लैंग्वेज में लिखना रहेगा। स्वमत होता है, मीन्स कि आपको आप अपनी बातें बता सकते हैं उसमें। अब अपनी बातें बताना है तो ऐसे कुछ भी है यार, चलो बताते हैं, कुछ भी अपनी बातें बताना है तो इस तरह से नहीं लिखना है। आपको उस पोएम की बातें बतानी है, मीन्स कि उस पोएम से आपको क्या सीख मिलती है, उस पोएम में आपको क्या बताया गया है उसके बारे में लिखना रहेगा। मीन्स कि उसकी काल्पनिकता लिखनी रहेगी आपको, ठीक है। चलो तो उसके बाद बढ़ते हैं हमारे विभाग 3 पे। विभाग 3 में आपको क्या है, पूरक पठन जो कि आपको आने वाला है 8 मार्क्स के लिए। 8 मार्क्स के लिए आएगा तो इसमें आपको आएगा एक पाठ, मीन्स की एक पैराग्राफ एंड एक पोएम, दोनों 4-4 मार्क्स के लिए आएगा और दोनों के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे रहेंगे आपको एंड उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखने रहेंगे, ठीक है। तो चलो ये भी बहुत इजी सा टॉपिक है। पूरक पठन देखो, एक पाठ के बेसिस पे आएगा, एक कविता के बेसिस पे आएगा, ठीक है। दोनों 4-4 मार्क्स के आपको कंप्लीट करने रहेंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट मत करना दूसरों को बताने में या किसी की बातें सुनने में या इधर उधर ध्यान देना हिंदी के पेपर के दिन बिल्कुल भी मत, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर होता है, आपको कवर करना होता है, ठीक है। तो चलो आते हैं हमारे विभाग 4 पे। विभाग 4 में क्या है, व्याकरण है, जिसका मैंने बहुत डीपली अच्छी तरह से वीडियो बना के आप लोगों को सिखा दिया है। अगर आप लोगों के पास फुर्सत हो तो प्लीज उस वीडियो को देखिए और उसमें जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स है उसको अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लो। अगर वो आप लोगों को पूरा आ जाएगा तो आपके 14 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा 14 मार्क्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, विभाग 4। विभाग 4 में आपको क्या दिया है, विभाग 4 में आपको दिया रहेगा उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन मीन्स की आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में आपको जो जो टॉपिक्स मैंने अभी ही इसी वीडियो में आप लोगों को बताए हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं, जिनमें से गारंटी नहीं है कि वही टॉपिक आएगा, बट वो टॉपिक आ सकता है और वो टॉपिक आप फिक्स अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। उसको अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा वो आप लिख पाओगे, ठीक है। और अगर आप ना
निबंध में, ऐसे निबंध वगैरह में आप अगर कोई अच्छी शायरी ऐड करोगे, जैसे कि अगर महिला के ऊपर आया, किसी महिला के ऊपर जो दुष्कर्म हो रहे हैं उसके ऊपर आया, तो उसमें आप कुछ बेटी बचाओ के ऊपर कुछ अच्छे शायरी वगैरह ऐड कर पाओगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, वो बहुत इम्प्रेसिव बनाएगा आपके निबंध को, और आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल सकता है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये आपका जो 20 मार्क्स है इसको कहीं भी जाने नहीं देना है। एटलीस्ट आपको जो अगर 5 मार्क्स के जो भी रहेंगे उसमें से आपको 4 गेन करना है, ताकि इतने अच्छे से लिखो। ठीक है, इतने अच्छे से लिखो कि कोई आपका मार्क्स आपसे छीन नहीं सकता। अभी भी आपके पास रात भर का टाइम है, रात भर में इंसान बहुत कुछ कर सकता है, तो अगर एक दिन रात भर जाग लोगे तो भी कुछ नहीं जाएगा। एग्जाम से आने के बाद आराम से चैन की नींद सो लेना, बट अच्छी तरह से पढ़ के ही जाओ, पूरा प्रिपेयर करके ही जाओ। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि बहुत इजी पेपर होता है, हिंदी में क्या प्रिपेयर करना, बट हिंदी में बेटा बहुत मार्क्स कटता है। ठीक है, तो हिंदी को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, तो चलो, हाँ, इसी के साथ क्या होता है, हमारा ओवरऑल पेपर किस तरह से आएगा ये हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाता है। और अभी क्या है आप लोगों के लिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए, ऐसा मैं भगवान से प्रे करूंगी कि हर बच्चा पास हो जाए हिंदी में और बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करे। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।